जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट टूर 1964, इन शॉर्ट सीसीएस कंडक्ट टूर 1964। ठीक है, ये सबसे पहला सेशन है इसका। और तो पहले सेशन में हम स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा बात करेंगे और थोड़ा हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं एसओएलडीसी एग्जाम में। तो इस तरीके से हमारा जो है ये टॉपिक चलेगा। तो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन क्या रहेंगे सेशन के अंदर, उसके बारे में कभी बात कर लेते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सीसीएस कंडक्ट टूल 1964 जो आया उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, कैसे लाया गया इसको, पावर कहाँ से ड्राइव करके हमने इस रूल को बनाया। क्योंकि किसी भी रूल को बनाने के लिए आपके पास क्या है, कोई पावर होनी चाहिए। पावर आपको स्टैट्यूट से मिल सकती है, पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिल सकता है। तो अलग अलग सोर्सेज होते हैं जिससे पावर मिलता है। तो जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद कोई एक्ट पावर देता है आपको कुछ रूल्स बनाने के लिए। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ब्रीफ ऑन स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स। तो जो रूल्स हैं यानी सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 है, तो उसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, बीच में क्या कंडक्ट रूल्स में होता है और किस चीज़ के बारे में है, और उसके बारे में ब्रीफली यानी हम वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर एसओएलडीसी एग्जाम क्वेश्चंस की। तो पिछले 7 जो एग्जाम्स हुए एसओएलडीसी के, यानी रिसेंटली आपका 1920 का एग्जाम हुआ है और उससे पहले जो लास्ट हम एग्जाम की बात करेंगे 2009 और 2011 की जो एग्जाम हुआ था। तो इन 7 एसओएलडीसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस रूल से आए थे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जो टॉपिक वाइज यानी टॉपिक के अंदर रूल वाइज जो है, यानी किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस रूल के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आए, किसके ऊपर कम आए, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी हो सकती है हमारी प्रिपरेशन की इस टॉपिक के बारे में। ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे हाउ विल आई प्रोसीड इन दिस टॉपिक, यानी मैं इस टॉपिक में किस तरीके से आपको गाइड करूंगा और क्या आपको करना है जिससे ये टॉपिक आपका जो है वो 100% प्रिपेयर हो जाए। और ये मैं श्योर कह सकता हूँ आपको कि अगर इस टॉपिक को जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप पढ़ेंगे तो उस हिसाब से आप 10 क्वेश्चन लगभग आते हैं, 10 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें से आप टोटल जो है सारे क्वेश्चन आप उसके अंदर अटैम्प्ट कर पाएंगे, ऐसा उम्मीद मैं कर सकता हूँ। ठीक है। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें आप फंस सकते हो, लेकिन अदरवाइज आप बाकी सब के अंदर जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये आप अश्योर रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की इसके, कि कंडक्ट रूल्स वाई रिक्वायर्ड, कि ये जो कंडक्ट रूल्स हैं ये इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है, क्यों लाया गया। तो आप सब जो कंडक्ट रूल ये पढ़ रहे हैं ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है। तो जब आप गवर्नमेंट में कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, कोई पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल जॉब है। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल जॉब का मतलब क्या है, कि आपको एक अथॉरिटी दी गई है और गवर्नमेंट का काम आपको पता है कि एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, सबकी भलाई के लिए, यानी आम पब्लिक जो है, आम जनता की भलाई के लिए काम करती है। तो जब आप पब्लिक के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या है कि आपको जो पैसा पे किया जा रहा है वो पब्लिक फंड से पे किया जा रहा है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे किया जा रहा है या पब्लिक फंड से पे किया जा रहा है। तो ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पब्लिक आपकी सैलरी पे कर रही है। ठीक है। तो क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, आपको पे जो किया जा रहा है वो पब्लिक मनी से पे किया जा रहा है, पब्लिक फंड से पे किया जा रहा है। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस पोस्ट को अच्छी तरीके से होल्ड करें और अपने पोस्ट को जस्टिफाई करें। जस्टिफाई करने के साथ साथ जब आप एक पोस्ट को जस्टिफाई करने की बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है और क्या क्या चीज़ें उस पोस्ट पे मैं आके मुझे नहीं करनी है। क्योंकि एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट रहता है उसका कंडक्ट सब लोग देखते हैं, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन यहाँ पे हम जो बेसिकली इस रूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे मोस्टली जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो भी यूनियन के अफेयर्स यानी यूनियन के मैटर्स के रिगार्डिंग सेलेक्ट हुए हैं, पोस्ट पे हैं, किसी पोस्ट पे हैं, उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो इसीलिए अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको दुनिया देख रही है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसलिए आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है कि आप अपनी पोस्ट को एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो है आपको उसको फॉलो करें। तो दूसरी बात और कर लेते हैं इसके अंदर कि कोड ऑफ कंडक्ट अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का हो तो किस तरीके का हो।
तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है गवर्नमेंट सर्वेंट का इस तरीके से होना चाहिए जिसको सब एक आदर्श माने, जिसको सब फॉलो करें। तो इसीलिए आपके ऊपर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ज़्यादा भी है। तो जैसा कि आपने एक स्पाइडरमैन मूवी में सुना होगा कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको एक बहुत बड़ी पावर दी जाती है उसके साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आप अपने दायित्व को बहुत अच्छी तरीके से निभाएं। ठीक है, तो एक रीज़न तो ये भी हो गया। उसके अलावा क्योंकि अब कंडक्ट टूल अगर कोडिफाइड रहेगा, कोडिफाइड मतलब कहीं पे रिटर्न में लिखा रहेगा, तो आपको आसानी रहेगी फॉलो करने में उसको कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। तो ये भी एक रीज़न रहा कि जिसकी वजह से कंडक्ट टूल को लाया गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंडक्ट टूल क्यों लाया गया। अब हाउ ब्रॉड, अब लाया तो गया लेकिन किस तरीके से लाया गया, तो इसके रिगार्डिंग क्या है, एक कमेटी थी श्री के संथानम कमेटी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए था। तो उन्होंने रिकमेंडेशन की थी कि हम कंडक्ट रूल को कोडिफाई करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए ये कंडक्ट रूल जो है वो के संथानम्स कमेटी के रिकमेंडेशंस पे बनाया गया। इससे पहले आपका सीसीएस कंडक्ट रूल 1955 था, उसको रिवाइज किया गया और उसको रिपील कर दिया गया। रिपील मतलब उसको हटा दिया गया और उसकी जगह पे इसको लाया गया। तो जो कंडक्ट टूल है वो सबसे पहले नोटिफाई कब हुआ गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाई किया 30 नवंबर 1964 को। तो 30 नवंबर 1964 को नोटिफाई करने के बाद ये एट वंस फोर्स में आ गया। एट वंस का मतलब यानी जब इसको नोटिफाई किया तभी से फोर्स में आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपका आता है, क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब नोटिफाई किया गया या कब ये इफेक्ट में आया, तो ये इफेक्ट में 30 नवंबर 1964 को आया। और ये पब्लिश जो एज स्टैट्यूटरी ऑर्डर, ये गजट में कब पब्लिश हुआ, ये गजट में जो है वो 12 दिसंबर 1964 को यानी 1964 को ये गजट में पब्लिश हुआ था। तो मोर इम्पोर्टेंट जो डेट है आपकी वो ये है जब ये इफेक्ट में आया, तो इसको आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद पावर टू मेक कंडक्ट रूल्स टेकन फ्रॉम वेयर। जब भी कोई रूल बनता है तो उसकी पावर कहीं ना कहीं से डिराइव की जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा ऐसा सोर्स है जो आपको पावर देता है किसी काम को करने की, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम, जिससे हमारा पूरा इंडिया चलता है। पार्लियामेंट चलता है, गवर्नमेंट मशीनरी चलती है, लेजिस्लेटिव चलती है, और ये सारे ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करके चलता है। उसके बाद जो सेकेंडरी यानी उसके बाद कोई ऐसा चीज़ हो सकता है, सोर्स हो सकता है जहाँ से हम पावर ड्राइव कर सकते हैं, वो स्टैच्यूट है। तो स्टैच्यूट के अंदर भी रूल बनाने की पावर दी गई होती है। तो इस कंडक्ट रूल को बनाने के लिए जो पावर मिली है वो कहाँ से मिली है, आर्टिकल 309 का प्रोवाइजो। प्रोवाइजो से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइजो क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। और अ, जितने भी मैं रूल्स कराऊंगा आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कराऊंगा। आपको रूल पढ़ने की एक हैबिट बन जाएगी और आप किसी भी रूल को पढ़ पाएंगे। तो प्रोवाइजो का मतलब होता है, वहां पे लिखा होता है प्रोवाइडेड दैट। तो प्रोवाइडेड दैट जहां पे लिखा हो जिस सेंटेंस से पहले या जिस पैराग्राफ से पहले, वो आपका प्रोवाइजो कहलाता है। तो आर्टिकल 309 के अंदर मेन बात लिखी होगी, फिर उसके नीचे प्रोवाइडेड दैट करके लिखा होगा। तो उस प्रोवाइडेड दैट से पावर डिराइव करके मतलब वहां पे लिखा हुआ है कि उसके तहत जो है वो इस तरह के रूल्स बनाए जा सकते हैं। तो क्या रूल वो आर्टिकल कहता है वो भी हम इसकी बात कर लेंगे। एंड आर्टिकल 148 क्लॉज 5। ठीक है, आर्टिकल ये आपका मेन आर्टिकल होता है और जब ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ होता है उसको हम क्लॉज कहते हैं। तो आर्टिकल 148 के क्लॉज 5 के अंदर ये दिया हुआ है कि उसके तहत भी कैसे रूल बनाया जा सकता है। तो दोनों हम आर्टिकल्स को देखेंगे भी और उसको समझेंगे भी कि किस तरीके से वहां से पावर डिराइव करके इन रूल्स को बनाया गया है। ठीक है, तो ये बात होगी कि पावर, और ये इंपॉर्टेंट क्यों कि हमें पता होना चाहिए कि ये पावर ली कहाँ से गई है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक गवर्नमेंट इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर है। तो जब आप गवर्नमेंट में कोई भी रूल लेके आएंगे, अगर वो आपने पावर सही डिराइव नहीं की है, सही डिराइव मतलब एक अप्रोप्रिएट आर्टिकल के तहत या अप्रोप्रिएट किसी सेक्शन के तहत, किसी एक्ट के सेक्शन के तहत आपने अगर पावर डिराइव करके सही पावर नहीं लिया है, तो वो क्या हो सकता है, कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। कोर्ट में चैलेंज होगा तो उसको स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा, यानी उसको बोल दिया जाएगा भी ये जो रूल बनाया गया ये वैलिड रूल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर जहां से भी डिराइव करके बनाना चाहिए था वहां से डिराइव नहीं किया गया है। तो वो एक इशू बन सकता है।
और क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, हमें इसलिए सोर्स पता होना चाहिए कहाँ से हमने सोर्स को डिराइव करके इन रूल्स को बनाया। तो मेरे लेक्चर्स का, मेरे सेशंस का सिर्फ पर्पस ये नहीं कि आप SOLDC एग्जाम क्लियर कर लें या किसी और तरीके के दूसरे एग्जाम जहाँ पे ये कंडक्ट रूल आता है वहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से कर पाएँ। मेरा एम ये भी है कि आप एक अच्छे ऑफिसर बने, आपको रूल्स पढ़ने की हैबिट हो, आपको रूल्स पढ़ना आना चाहिए। तो ये सब मेरा एम भी है। तो प्राइमरी एम मेरा यही है कि आपको रूल पढ़ना आना चाहिए, आपको एक अच्छा ऑफिसर बनना है, ये मेरा एम है। बाकी उसके साथ ये सेकेंडरी है कि आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरह से क्वालिफाई करें। और ये इसमें मतलब कोई आपको इस घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं इनका एम क्या है, अच्छा ऑफिसर बनाना है। आप एक अच्छे ऑफिसर होंगे तभी आप एक अच्छा एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। और अच्छा ऑफिसर जो है वो इनफैक्ट एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं करता, वो टॉप रैंकर्स में भी होता है और उसको नॉलेज भी होती है। अगर वो एग्ज़ाम में भी जो जो कर रहा है वो तो है ही है, उसके साथ ऑफिस में जब वो बात करेगा किसी रूल की तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसे रूल की नॉलेज होगी, कहाँ से आया, कहाँ से सोर्स है, किस पावर को डिराइव करके बनाया गया। तो ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। अब जब आप गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट का पार्ट हैं, जब आप गवर्नमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो पावर आपने, हमने यहाँ पे कहाँ से डिराइव की है, आर्टिकल 309 के प्रोवाइजो से और आर्टिकल 148 के 5 क्लॉज से। तो इसके बारे में अभी हम नीचे बात कर लेते हैं अभी। और आफ्टर कंसल्टेशन विद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन रिलेशन टू पर्सन सर्विंग इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो हम ये आर्टिकल 148 में भी देखेंगे कि इसके रिगार्डिंग जो है हमें क्या करना है। जो भी इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है उनके रिगार्डिंग जो पावर दी गई है आर्टिकल 148 में, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को दी गई है। तो इसीलिए उनको कंसल्टेशन करने के बाद ही ये रूल बनाए गए, क्योंकि कंडक्ट रूल के अंदर जहाँ पे भी ऐसा कोई रूल है जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के किसी पर्सन को जो उसमें सर्व कर रहा है उससे, उसके लिए बनाया गया है स्पेसिफिक। तो उस रूल को बनाने से पहले यानी प्रेसिडेंट को आर्टिकल 309 के अंदर उनसे कंसल्ट करना जरूरी है। ये आपके आर्टिकल 148 के क्लॉज 5 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार इन दोनों आर्टिकल को, तो आपको ये समझ आएगी कि पावर डिराइव कहाँ से की है। तो आर्टिकल 309 प्रोवाइजो से और आर्टिकल 148(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके रिलेशन में, इन रिलेशन टू पर्सन सर्विंग इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। तो जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग कंडक्ट के रूल्स की बात करेंगे तो उसके रिगार्डिंग कंसल्टेशन के साथ ही बनाया गया है, ठीक है। तो एक बार आर्टिकल 309 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 309 है, जिसका टाइटल क्या है, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस सर्विंग द यूनियन और ए स्टेट। तो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या जो सर्विस के हैं कंडीशंस उसके रिलेटेड क्या इस आर्टिकल में दिया हुआ है उसके बारे में ही बता रहे हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जो बाकी बातें लिखी हुई है उनको ध्यान रखते हुए, सब्जेक्ट टू का मतलब है कि उन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। एक्ट ऑफ एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब कि जो भी लॉ मेकिंग बॉडी है, may regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to the public service and post in connection with the affairs of union or any state। तो एन एक्ट ऑफ एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर मतलब कि अगर यूनियन के केस में है तो आपका लोकसभा हो सकता है, राज्यसभा हो सकता है, और स्टेट के केस में है तो वहां पे जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है या उसका लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो ये दोनों क्या है, उनके केस में बता रहे हैं कि एक्ट ऑफ एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, यानी जो लेजिस्लेचर है वो अपना एक्ट बनाकर, एक्ट आप समझते होंगे जैसे कि आरटीआई एक्ट है या दूसरा और कोई एक्ट आपने सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। तो लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, कोई भी एक्ट बनाकर में रेगुलेट, क्या रेगुलेट कर सकता है, रिक्रूटमेंट को, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस अपॉइंटेड या सर्विस कंडीशंस को, किसके रिगार्डिंग, उन पर्संस के रिगार्डिंग जो अपॉइंट हो रहे हैं पब्लिक सर्विस में या पोस्ट में। और ये पोस्ट किसके रिगार्डिंग है, इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन और एनी स्टेट। तो अगर इसको सिंपल भाषा में हम बोले तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को रिक्रूट करना है उसकी सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, और ये वो सर्विस कंडीशंस की बात कर रहे हैं, उन ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं जिनको हम यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के
काम के रिगार्डिंग हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं, तो उनके रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए यूनियन यानी आपका पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो क्या कर सकते हैं, वो कोई एक्ट बना सकते हैं। ये सिंपल भाषा में इन्होंने बताया। प्रोवाइडेड दैट, तो जो प्रोवाइजो की बात हम ऊपर कर रहे थे, आर्टिकल 309 प्रोवाइजो, तो ये प्रोवाइडेड दैट ही प्रोवाइजो है, यानी प्रोवाइडेड दैट जो भी नीचे इसके अंदर लिखा हुआ है ये आपका प्रोवाइजो है। ये टर्मिनोलॉजी जो है आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, आपको याद रखना है। आर्टिकल होता है, आर्टिकल के अंदर अगर 1 2 कुछ होता है तो उसको हम क्लॉज कहते हैं, और जहां प्रोवाइडेड दैट होता है तो उसको हम प्रोवाइजो कहते हैं। लेकिन अगर इसके बाद एक और प्रोवाइडेड दैट है, जैसे लिखा होता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट, तो उसको हम सेकंड प्रोवाइजो कहते हैं, यानी प्रोवाइजो 2 भी कह सकते हैं। और उसको प्रोवाइजो 3 अगर ऐसे ही आगे और प्रोवाइडेड दैट लिखा हुआ है तो ठीक है। तो प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर द प्रेसिडेंट और सच पर्सन एज ही में डायरेक्ट। तो ऊपर तो उन्होंने बोल दिया कि जो आपका हाउस है यानी आपका लोकसभा है या स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो एक्ट बना सकती है रिक्रूटमेंट और कंडीशंस के लिए। लेकिन उसके अलावा भी बोल रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी कॉम्पिटेंट, यानी प्रेसिडेंट के लिए भी कॉम्पिटेंट होगा या किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसको वो डायरेक्ट कर रहे हैं, इन केसेस ऑफ सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन। ठीक है, यूनियन के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट के पास पावर है, या प्रेसिडेंट अगर किसी पर्सन को डायरेक्ट करते हैं उनके पास पावर है। फॉर गवर्नर ऑफ स्टेट और सच पर्सन एज ही में डायरेक्ट, और जब स्टेट की बात कर रहे हैं ये तो अफेयर्स ऑफ यूनियन के रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट के पास पावर है, और अफेयर्स ऑफ स्टेट के रिस्पेक्ट में गवर्नर या किसी अगर पर्सन को वो डायरेक्ट कर रहे हैं तो उनके पास पावर है। और पावर किस चीज की है? टू मेक रूल्स रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू सच सर्विसेज एंड पोस्ट। ठीक है, तो उनके रिक्रूटमेंट के लिए स्टेट के अंदर गवर्नर के पास, यूनियन के अंदर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है किस क्या करने के लिए? रेगुलेट करने के लिए उनके रिक्रूटमेंट, जिनको वो रिक्रूट कर रहे हैं। यूनियन के केस में प्रेसिडेंट रिक्रूट कर रहे हैं, और गवर्नर क्या हो जाएगा, वो स्टेट के केस में रिक्रूटमेंट को और कंडीशन ऑफ सर्विस को क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं। अनटिल प्रोविजन इन दैट बिहाफ, जब तक, कब तक रेगुलेट कर सकते हैं? until provision in that behalf is made by or under an act of appropriate legislature under this article। जब तक कि लेजिस्लेटर क्या करता है कि कोई अप्रोप्रिएट एक्ट उनके रिक्रूटमेंट के लिए, उनकी सर्विस कंडीशंस के लिए नहीं बना देता। ठीक है, तो अगर लेजिस्लेचर ने यानी पार्लियामेंट ने या स्टेट की असेंबली ने क्या किया है, अपना रूल पास कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उन्होंने अपना एक्ट पास कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में प्रेसिडेंट या गवर्नर नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने पास नहीं किया तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पावर है कि वो रेगुलेट करने के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स को वो इस तरीके का रूल बना सकते हैं। ये क्लियरली लिखा हुआ है, मेक रूल, टू मेक रूल्स, तो रूल्स बना सकते हैं रेगुलेट करने के लिए रिक्रूटमेंट को, जब तक कि लेजिस्लेचर यानी यूनियन के केस में पार्लियामेंट और स्टेट के केस में जो स्टेट का असेंबली होगा वो जब तक कोई उनके लिए एक्ट नहीं बना देता। एनी रूल सो मेड शैल हैव इफेक्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी सच एक्ट। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि अगर लेजिस्लेचर जो है वो क्या करता है, इस तरीके का एक्ट बना देता है, उसने एक्ट बनाया और एक्ट में बातें बता दी कि ये चीजें फॉलो करनी है, तो उस केस में जो रूल्स प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने बनाए हैं तो उन रूल्स को क्या करना पड़ेगा, हमें उस एक्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। और अगर एक्ट जो है वो कुछ और बात कहता है, रूल्स कुछ और बात कहता है, तो एक्ट प्रिवेल करेगा। एक्ट प्रिवेल कर रहे मतलब जो एक्ट है उसको सुप्रीम माना जाएगा, यानी इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट एक्ट जो है उसको ऊपर रखते हुए उसकी बात मानी जाएगी, रूल्स की बात नहीं मानी जाएगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी रूल्स सो मेड शैल हैव इफेक्ट, उनका इफेक्ट तो होगा रूल्स का, रूल्स खत्म नहीं हो जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी सच एक्ट, लेकिन वो जो एक्ट के प्रोविजंस है उसके तहत उसको देखा जाएगा। यानी सब्जेक्ट टू मतलब अगर रूल्स जो है वो एक्ट के अंदर कुछ और बातें बताई गई है तो हमें एक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा, बाकी जो रूल्स के अंदर बोली गई बातें वो सारी मान्य होंगी। तो ये यहाँ से पावर डिराइव करके ये जो प्रोवाइजो है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट नहीं बनाया है
तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि यूनियन के अफेयर्स के रिगार्डिंग, अफेयर्स का मतलब कि यूनियन के काम काज के रिगार्डिंग उनके पास पावर है कि वो रूल्स बना सकते हैं, रिक्रूटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू सच सर्विस एंड पोस्ट। तो इन सर्विसेज के अंदर जो कि यूनियन से रिलेटेड है या कोई पोस्ट है जो यूनियन से रिलेटेड है, उसके अंदर अपॉइंट करने के लिए जो है प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वहां से रूल बना पाए। तो आपने देखा कि यहाँ पे पावर यहाँ से डिराइव की गई है। तो जब भी हम कोई रूल बनाते हैं, कोई एक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए पावर कहीं ना कहीं से डिराइव करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा हो कि आरटीआई रूल्स है। तो आरटीआई रूल्स क्या है? आरटीआई एक्ट के अंदर लास्ट में सेक्शंस दिए हुए हैं जहाँ पे बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये रूल्स बना सकते हैं। उसी के तहत आरटीआई रूल्स बनाए गए और उसके अंदर आरटीआई की जैसे फीस के रिगार्डिंग रूल्स है, किस तरीके से अपील करना है उसके रिगार्डिंग रूल्स है। तो ये चीज़ें भी आपने कहीं पढ़ी होंगी या जरूर देखी होंगी। तो ये हो गया आपका कि प्रेसिडेंट के पास जो यहाँ पे पावर पर इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 309 प्रोवाइजो, यहाँ से कैसे पावर डिराइव की उसकी बात होगी। अब हम बात कर रहे थे कि आर्टिकल 148 के 5 से क्यों पावर डिराइव की गई। तो आर्टिकल 148 का 5 क्या कहता है, सिर्फ हम 5 की बात करेंगे। पूरा अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऊपर है। उसका जो क्लॉज 5 है वो क्या कहता है उसके बारे में सिर्फ बात कर लेते हैं, क्योंकि यही रिलेवेंट है अभी टॉपिक के लिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजन है जो इसको रेगुलेट कर सकता है या पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है, तो उनको देखते हुए, यानी उसको सब्जेक्ट टू मतलब उसके, वो तो इसके ऊपर अगर बना दिया तो वो अप्लाई होगा। द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो जब भी कोई पर्सन जो सर्व कर रहा है इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, उसकी सर्विस कंडीशन से रिलेटेड। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल बी सच, या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो इस तरह की होंगी, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो जब भी यानी प्रेसिडेंट कोई रूल बनाएंगे तो वो कब बनाएंगे, वो आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो उनको कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल से कंसल्ट करना पड़ेगा अगर वो कोई रूल बना रहे हैं, और वो रूल क्या हो रहा है, इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर जो पर्सन सर्व कर रहे हैं उनके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है तो ठीक है। या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, अगर कंट्रोलर जनरल के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से रिलेटेड कोई प्रेसिडेंट रूल बना रहे हैं तो उनको कंसल्ट करना पड़ेगा। कंसल्ट इसलिए करना पड़ेगा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो उनकी भी अपनी एक इंडिपेंडेंस है, उनको भी अपने रूल्स बनाने की एक पावर है। तो इसीलिए जब प्रेसिडेंट कोई रूल बना रहे और वो रूल क्या है इनके ऊपर भी अप्लाई होगा, तो ये कंसल्ट करना ज़रूरी है। ये आर्टिकल या कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन अपने आप में कहता है, तो इसके तहत उन्हें कंसल्ट करना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये जो रूल बनाया गया है कंडक्ट टूल 1964, ये प्रेसिडेंट ने पहले क्या किया, कंसल्ट भी किया, तब जाके आर्टिकल 309 के प्रोवाइजो के तहत इस कंडक्ट रूल को बनाया गया। ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे इन दोनों से पावर डिराइव करके क्यों प्रेसिडेंट ने रूल बनाया। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ब्रीफली कि ये जो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब किस तरीके से रूल्स बनाए गए हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो इस रूल के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है, शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है इसका नाम, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964। ठीक है, तो सबसे पहले रूल के अंदर आप, ये रूल होता है, अगर इस रूल के तहत बाकी कुछ पार्ट्स है तो उसको सब रूल कहते हैं। ठीक है, रूल सब रूल इस तरीके से चलता है, और सब रूल के अंदर कोई अगर उसका भी पार्ट है तो उसको क्लॉज बोलते हैं, और क्लॉज का भी कोई पार्ट है तो उसको सब क्लॉज कहते हैं। तो इस तरीके से आपको रूल्स को पढ़ने में आसानी रहेगी अगर आपको टर्मिनोलॉजी भी पता होगी तो पहले रूल के अंदर शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट की कब वो फोर्स में आया, जैसे कि हमने अभी बात किया था कि 30 नवंबर 1964 को वो फोर्स में आया था। एप्लीकेशन, किन किन के ऊपर ये जो रूल है वो अप्लाई होगा, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, इसके बारे में इस रूल के अंदर एप्लीकेशन में बताया गया। जो सेकंड इसका रूल है उसके अंदर डेफिनेशंस दी गई है। अब डेफिनेशंस क्यों दी गई है, क्या हमें डेफिनेशन, क्या किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता क्या? तो डेफिनेशन इसलिए दी गई होती है क्योंकि हर रूल के अंदर
एक वर्ड का अलग मीनिंग हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, एलटीसी रूल के अंदर अगर आप देखें तो फैमिली की एक अलग डेफिनेशन होती है, सीजीएचएस के अंदर जो है फैमिली की डेफिनेशन अलग है, जबकि कंडक्ट रूल के अंदर भी फैमिली की डेफिनेशन अलग है। तो जो भी डेफिनेशन पार्ट होता है किसी भी रूल के अंदर वो रूल स्पेसिफिक होता है, यानी यहाँ पे कंडक्ट रूल के अंदर किस वर्ड का क्या मीनिंग होगा वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो अलग अलग रूल्स के अंदर डेफिनेशन पार्ट में एक वर्ड का ही अलग अलग मीनिंग हो सकता है अलग अलग रूल्स के अंदर। जैसे कि फैमिली के केस में मैंने बताया आपको कि कंडक्ट रूल जो में फैमिली की डेफिनेशन अलग हो सकती है और एलटीसी में अलग हो सकती है, सीजीसी में अलग हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेफिनेशंस में क्या क्या चीजें बातें बताई गई है, यानी इस रूल के अंदर जिस वर्ड को वो यूज कर रहे हैं अगर वो डिफाइन करना चाहते हैं कि नहीं इस वर्ड का ये मीनिंग लिया जाए तो वो डेफिनेशन में डिफाइन कर देते हैं। और ये रूल, ये जो फर्स्ट पार्ट है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन, ये सब रूल के अंदर पहला रूल यही होता है, सेकंड में या थर्ड में डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो जनरल यहाँ पे जो कंडक्ट रूल के अंदर जो थर्ड रूल है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये जो मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स क्यों हैं? क्योंकि एग्जाम के अंदर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जो मैंने बोल्ड में रेड में कर रखा है उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद जो ब्लैक में है उसमें से सेकंड नंबर पे हाईएस्ट आते हैं, और बाकी जो नॉर्मल है वो उसके अंदर से एक आधा क्वेश्चन आते हैं। तो इसका एनालिसिस भी हम नीचे भी बात करते हैं, इसके अंदर सेकंड जो पार्ट आएगा इसके अंदर नीचे जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी या नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इसकी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर है और क्या क्या चीज़ें बातें बताई गई है इस रूल के तहत। तो जनरल के अंदर बताया गया कि क्या क्या कंडक्ट रखना चाहिए, कि इंटीग्रिटी अच्छी होनी चाहिए, बाकी अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाला कोई काम नहीं करना, कि ऐसा कोई काम नहीं करना जो जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को शोभा नहीं देता। तो इस तरह की बातें बताई गई है। सुपरवाइजरी ऑफिसर को, यानी अगर कोई सेक्शन ऑफिसर है या किसी ऑफिसर का सुपीरियर है तो उसको भी क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए, क्या क्या बातें करनी चाहिए वो भी इसके अंदर बताया गया है। जो थ्री है वो बताता है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, यानी जब भी आप डीलिंग करेंगे तो आपको प्रॉम्प्ट होना है, यानी कोई भी काम जो बहुत आसानी से और स्विफ्टली करना है, आपको उसमें डिले नहीं करना है। प्रॉम्प्टनेस का मतलब ये है कि जो काम जिस टाइम में हो सकता है उस टाइम में आप उसको कर दें। ऐसा नहीं कि आप कोई काम हो सकता है 1 घंटे में और आप उसको डिले करते करते ना करें। तो ये प्रॉम्प्टनेस का मतलब है। कर्टसी का मतलब आप जिससे भी डीलिंग करेंगे, चाहे वो सामने वाला किसी तरीके से भी बात कर रहा हो, आपको कर्टसी से पेश आना है, ये आप इसमें बताया गया। ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट की जो जो पॉलिसी है जैसे मैरिज से रिलेटेड या टेम्परामेंट से रिलेटेड, कि आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन दी उसको आपको अवॉइड करनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसको आपको कैसे ऑब्जर्व करना है उसके बारे में 3B में बताया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन, वर्किंग वुमेन, क्योंकि जब आप ऑफिस में काम करेंगे तो जो भी आपके साथ साथ में को वर्कर्स हैं उसमें महिला भी हो सकती है, तो उनको किस तरीके से आपको ट्रीट करना है और क्या क्या बातें नहीं करनी है उसको आपको प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट वुमेन, वर्किंग वुमेन के अंदर आप देख लेंगे। तो ये क्योंकि इंपॉर्टेंट रूल्स हैं तो उसके बारे में मैंने डिटेल बात कर दी, और बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं लेकिन इसको हम ब्रीफली बात करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म, यानी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर अपने जो भी पास का रिलेटिव है उसको किसी कंपनी या फर्म में लगाना है या वो जॉब करने जा रहा है वहाँ पे, तो क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है उसके बारे में आपका रूल 4 बताता है। टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, आप इलेक्शन में या पॉलिटिक्स में पार्ट ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं इसके बारे में आपको रूल 5 के अंदर बताया गया है, और इसके अंदर आपको कई चीज़ों की जो है मनाही है या मना है ये आपको ध्यान में रखना है, वो हम जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट किसी एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकता है नहीं कर सकता, तो ये रूल 6 में बताया गया है। डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स, कभी कभार आप गवर्नमेंट के किसी बात से या अपनी सैलरी से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड किसी बात से क्या नाराज होते हैं या कोई आप चाहते हैं कि आपको कोई काम हो जाए, तो आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, कोई स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या चीज़ अलाउड है या क्या चीज़ अलाउड नहीं है उसके बारे में आप रूल 7 में पढ़ेंगे। कनेक्शन विद प्रेस और अदर मीडिया, आप प्रेस में या मीडिया में क्या बातें बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं उसके बारे में रूल 8 में पढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, जब आप कहीं पे किसी पब्लिक में अपीयर हो रहे हैं, किसी कमेटी के सामने जा रहे हैं, कहीं कोर्ट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप किस तरीके से, यानी वहाँ पे क्रिटिसिज्म करना है या नहीं करना है, या अदरवाइज भी आपको क्रिटिसिज्म करना ही नहीं करना है, वो बातें
जो है आपको रूल 9 में बताई गई है। उसके बाद एविडेंस बिफोर कमेटी और एनी अथॉरिटी, जब आप एविडेंस दे रहे किसी कमेटी के सामने, किसी अथॉरिटी के सामने, तो वहाँ पे भी किन किन बातों का ध्यान में रखना है। जैसे कि क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट है, वो भी वहाँ पे ध्यान में रखना है कि आप क्रिटिसिज्म ना करें। तो ये सब बातें जो है वो वहाँ पे देखेंगे। और बाकी कहीं कहीं भी आपके पास लिबर्टी भी है कि आप अपनी बातें जो है ऑनेस्टली बता सके, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो ऐसा भी आपको रूल में बताया गया है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, जब आप किसी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे किस किस बातों का ध्यान रखना है, किस किस एक्ट से आप गवर्न हो रहे हैं, इसके बारे में आप रूल 11 में पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मतलब आप किसी से कोई चंदा इकट्ठा कर रहे हैं या किसी से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो अलाउड है या नहीं है। तो ये सब बातें भी जो है वो आपको ध्यान में देने के लिए है, और ये आपके रूल 12 में डिस्कस किया जाएगा। बाकी गिफ्ट्स, आप किस लिमिट तक गिफ्ट ले सकते हैं किसी से, अपने रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है, किस लिमिट के बियॉन्ड, मॉनेटरी लिमिट के बियॉन्ड आपको जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये गिफ्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। डाउरी से रिलेटेड, डाउरी रिलेटेड आपको पता है कि डाउरी लेना जो है वो बिल्कुल मना है, तो उसके रिलेटेड जो रूल्स है वो 13A में है। इसी तरह से पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑनर में कोई पब्लिकली आपको क्या कर रहा है, आपको सम्मानित करना चाह रहा है, या आपका कोई इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, करना चाह रहा है आपके ऑनर में, कुछ दिखाना चाह रहा है, कुछ शो कर रहा है, कोई आपके लिए सम्मान के लिए कुछ ऑर्गेनाइज किया, इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो इससे रिलेटेड बातें वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हो, ये भी बताया गया है। उसके बाद प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कि किन किन काम को आप जॉब में रहते हुए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपका प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट में डिस्कस किया गया है। सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, अगर आपने गवर्नमेंट का क्वार्टर ले रखा है, गवर्नमेंट का आपने क्या रखा है कि गवर्नमेंट का कोई क्वार्टर जो मिलता है वो अगर ले रखा है, उसको आप सबलेट नहीं कर सकते हैं, ये क्लियरली है। लेकिन वहाँ पे सबलेटिंग से रिलेटेड, सबलेटिंग मतलब किसी और को किराए पे दे देना। आप रह रहे हो, मान लो 3 कमरे का सेट आपको मिला हुआ है, आपने एक कमरा किसी को किराए पे दे दिया, या पूरे का पूरा आपने किराए पे दे दिया और आप कहीं और रह रहे हो, तो इस तरह की बातें नहीं करनी है, यही 15A में बताया गया है। तो उसके रिगार्डिंग, और वेकेशन यानी आप मान लो आप रिटायर हो गए या आपने कहीं और ट्रांसफ़र हो गए, तो कैसे वेकेशन का मतलब कि वहाँ पे कैसे उसको खाली करना है, वेकेट कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग भी बातें बताई गई है। इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग, आप इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे, जैसे शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो उसके रिगार्डिंग बताया गया। लैंडिंग, आप किसको कैसे दे सकते हो, नहीं ले दे सकते। बोरोइंग, किससे ले सकते हो पैसे, नहीं ले सकते, क्या लिमिट होनी चाहिए, ये सब बातें जो आपकी 16 में है। इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस, कई लोगों की आदत हो जाती है कि पैसा उधार पे लेके काम करने की आदत हो जाती है, तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ कुछ जो है आपको प्रोविजन बता रखे हैं। प्रोविजन इसलिए है क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर आपका इस तरीके का एटीट्यूड रहेगा, इस तरीके से आप जो है पैसा ले लेके काम करेंगे, तो उससे क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, एक इमेज जो होती है गवर्नमेंट की वो खराब होती है। तो इसलिए इन सब से रिलेटेड भी कुछ जो है रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बारे में 17 में बता रखा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखिए, ये देखेंगे रेड में हाईलाइटेड है, रेड में हाईलाइटेड इसलिए क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब क्या है, मूवेबल का मतलब कि जो चीज़ आप जो है, जैसे स्कूटर हो गया, गाड़ी होगी जो मूव कर सकती है, इस तरह की प्रॉपर्टी। इमूवेबल का मतलब जैसे आपका लैंड है, आपका कोई प्लॉट है, आपका कोई फ्लैट है, आपका कोई हाउस है, तो उससे रिगार्डिंग आपको क्या क्या बातें गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करनी है, क्या क्या बातें बता देनी है, और क्या क्या चीज़ें जो है आपको अपने पास पता होनी चाहिए, और जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें क्या क्या बातें करनी है। तो जो भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड और वैल्यूएबल मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी सारी बातें हैं, क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं, क्या क्या कंडक्ट आपको अपना ध्यान में रखना है, वो 18 में बताया हुआ है। 18A में बताया गया, रेस्ट्रिक्शन इन रिलेशन टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एंड ट्रांजैक्शन विद फॉरेनर्स। तो ये इसी का सब पार्ट इसलिए बनाया गया 18A, क्योंकि ये था आपका अपनी प्रॉपर्टी जो इंडिया में आप जिसके रिगार्डिंग कंडक्ट रूल में देखेंगे रूल्स क्या क्या बने हुए हैं। 18A के अंदर अगर आप आउटसाइड इंडिया या ट्रांजैक्शन किसी फॉरेनर के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आउटसाइड इंडिया से रिलेटेड रूल्स बताए गए हैं। विंडिक्शन ऑफ एक्ट एंड करेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो कभी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लग जाता है तो उसको किस तरीके से वो उसको जो है गलत साबित कर सकता है, उससे रिगार्डिंग जो है क्या क्या, कब वो कोर्ट में जा सकता है, कितने टाइम में या परमिशन लेनी है नहीं लेनी है कोर्ट में जाने से पहले, इसके रिगार्डिंग बातें आप वहाँ पे 19 में देख लेंगे।
20th कैनवासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस। तो बाहर का किसी का इन्फ्लुएंस, जैसे कई बार होता है कि किसी का कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ है और उन्होंने किसी से क्या, किसी एमपी से, एमएलए से, मिनिस्टर से लेटर लिखवा लिया। तो इस तरह की चीज़ें, किसी सोर्स लगवाना है या नहीं लगवाना है, ये इससे रिगार्डिंग जो है आपको रूल्स बताया जाएगा 20 के अंदर। 21 के अंदर रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज, तो मैरिज में क्या एज होनी चाहिए और क्या 2 मैरिज अलाउड है या नहीं है, तो ये सब बातें जो है आपका इसके रिगार्डिंग जो रूल्स है उसके अंदर आपको 21 में मिल जाएगा, मैरिज के अंदर, रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज के अंदर। 22 में कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। तो कभी कभार क्या होता है, कई लोग पीने के आदी होते हैं, तो उन्हें किस तरीके से अपने आप कंडक्ट को मेंटेन करना जब वो पी रहे हैं, कहाँ पे पीना है, कहाँ पे नहीं पीना है, तो ये सब बातें। और ड्रग्स से रिलेटेड बातें, यानी ड्रग्स का मतलब ये दोनों कंबाइंड वही है कि इस तरह की किसी भी इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ है जिससे वो नशे में आ सकता है, तो वहाँ पे किस तरह का कंडक्ट रखना है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये 22 में डिस्कस किया जाएगा। 22A में है प्रोविजन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। तो 14 साल से नीचे के बच्चों को जो है आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है, तो ये बात यहाँ पे आपके रूल्स में भी दिया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग जो 22A में बात करेंगे। 23 में इंटरप्रिटेशन, यानी कभी भी इन रूल्स की कोई इंटरप्रिटेशन आपको चाहिए, आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो किसको आपको रेफर करेंगे, उनका डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा या नहीं होगा, तो ये बातें भी इंटरप्रिटेशन के अंदर बताई गई हैं इस रूल के अंदर। 24 में डेलीगेशन ऑफ पावर्स, यानी इन रूल्स के तहत अगर किसी को पावर कोई डेलीगेट करनी है तो किसको डेलीगेट की जा सकती है, कैसे डेलीगेट की जा सकती है, उसके बारे में ब्रीफली लिखा हुआ है 24 के अंदर। 25 है रिपील्स एंड सेविंग्स। जब भी कोई नया रूल बनाया जाता है या एक्ट भी कभी कभार बनाया जाता है, मतलब एक्ट हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्ट जब बनाया जाता है तो वो क्या करता है, पहले भी कोई एक्ट होता है, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि कंडक्ट रूल 1955 भी था इससे पहले। तो कंडक्ट रूल 1955 क्या है, उसको अब खत्म करना है तो उसको कहते हैं रिपीलिंग। जब पुराने वाले को रिपील करते हैं, लेकिन कुछ सेविंग्स का मतलब कि मान लो 1964 के इस रूल के आने से पहले किसी ने कोई मिसकंडक्ट किया, तो वो तो 1955 वाले कंडक्ट रूल से गवर्न होगा। तो ये वही बताया गया है कि उस टाइम पे उसको तो रिपील किया जाएगा, लेकिन सेविंग्स क्या होगी कि उस टाइम पे अगर किसी ने मिसकंडक्ट किया है तो उस मिसकंडक्ट की सजा जो है इस कंडक्ट रूल के तहत भी दी जा सकती है, यानी उसको इस कंडक्ट रूल के अंदर जो भी रूल्स है उसका भी मिसकंडक्ट माना जा सकता है। तो ये रिपील्स एंड सेविंग के अंदर इसकी हम चर्चा कर लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या क्या है इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, रूल 18 है, 12 है, 5 है और ये 3, 1, 2, ये और जो बोर्ड में है 7, रूल 7, 13, 15, 16, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी इसको भी हम बात कर लेते हैं। तो एक बार एनालिसिस देख लेते हैं हमारा कि SOIDC एग्जाम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में थे उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए और क्या क्या आए थे। तो अभी जो 1920 वाला एग्जाम रिसेंटली हुआ था उसमें से 10 क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चन में आपका रूल 1 का GID, यानी GID का मतलब क्या होता है कि रूल 1 तो है ही है जो है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन, यानी गवर्नमेंट कभी कभार क्या करता है कि रूल के तहत ऑर्डर्स भी अपने पास करता है। ऑर्डर्स में लिखा होता है कि मान लो हमने लिखा हुआ है कि इस पे ये अप्लाई करता है, तो रूल्स में तो यही लिखा होगा बेसिकली जो मेन रूल होगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन जैसे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि भी कोई पर्टिकुलर, जैसे कि रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है जो ऑनररी वर्कर्स हैं, ऑनररी वर्कर्स मतलब जो बहुत कम तनख्वाह लेते हैं या 1-2 रुपये में नॉमिनल तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके जो है डिसीजंस होते हैं उसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन भी बोलते हैं, शॉर्ट में मैं GID लिखता हूँ। तो आपको ये GID के ऊपर रूल 1 का क्वेश्चन आया था, यानी रूल 1 का जो GID है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। फिर उसके रूल 5 के ऊपर आया था, रूल 7 पे आया था, रूल 10 पे आया था, 13 पे आया था, 15 पे आया था, 16, 18 के 3 आए थे। तो मेन रूल जो है उसके ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे और GID पे एक क्वेश्चन आया था, यानी GID का जिनका इन्वॉल्वमेंट था इस तरीके से। तो अगर आप देखेंगे कि GID 1, 2, 3, 4, 5, 10 क्वेश्चन में 5 GID को भी लगा के आया था और 5 जो है मेन रूल्स पे, यानी सिर्फ रूल्स पे भी 5 क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब कि जो मेन रूल्स है आधे उसमें से आ रहे हैं और मेन रूल्स के अलावा जो GID है आधे उसमें से आ रहे हैं। ऐसा ही ट्रेंड आगे भी देखा गया है। आपका ये GID आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10 में से आपके 6 क्वेश्चन जो GID को इन्वॉल्व करता हुआ था और 4 क्वेश्चन मेन रूल्स से। तो आपके इस तरीके से, यानी हमें यहाँ से अगर देखेंगे
तो इससे ये पता चलता है कि जीआईडी भी कंडक्ट रूल के अंदर इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कॉशियस रख दूँ, करने दूँ या सावधान कर दूँ कि अब ये जो एनालिसिस है वो कंडक्ट रूल के लिए है। जरूरी नहीं कि बाकी आप किसी टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें जीआईडी इतना ही इंपॉर्टेंट हो, लेकिन कंडक्ट रूल के अंदर जीआईडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन जो है वो आप अगर देखेंगे तो 50-60% जो है जीआईडी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जीआईडी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं भी जीआईडी पे भी फोकस करूंगा और आपको जीआईडी भी बताऊंगा जो जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो आप अगर देखेंगे, अगर सारे वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आपको कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको मैं जीआईडी बताऊंगा, मेन रूल भी बताऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सिर्फ आपको वीडियो देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं, अगर किस शॉर्ट पॉइंट्स लिखने हैं, ताकि आप एग्जाम के अंदर, एग्जाम से पहले आप उनको रिवाइज कर सको। तो एग्जाम अभी क्या करना है, आपको वीडियो देखना है, उसके अंदर रूल समझना है, जीआईडी समझना है और क्वेश्चन जो पेपर प्रीवियस ईयर के आए हैं उसमें से मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन आए हैं, आप उनका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और फिर फाइनल आंसर, जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो सब क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने आपसे पूछे होंगे लास्ट में आपको उसके लिए एक आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आप और उसके अंदर जो है बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे। सिर्फ आपका काम इतना है कि आप जो है नोट्स बनाएंगे अपने शॉर्ट में, ताकि वो एग्जाम टाइम में आपके काम आए। और दूसरा, उससे आपको लिखने की हैबिट बने। लिखने की हैबिट क्यों जरूरी है, क्योंकि आप लोगों का नोटिंग ड्राफ्टिंग का पेपर भी होता है, तो लिखने की हैबिट आपको डालनी है, स्टार्टिंग से ही डालनी है, ठीक है। तो एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि जीआईडी की इंपॉर्टेंस क्या है, 40-50% जो जीआईडी भी आ रहा है। फिर उसके बाद हम देखें तो अगर रूल 1 यहाँ पे पूछा गया तो उससे पहले पिछले एग्जाम में 2018 में आपका रूल 2 पूछा गया था। ऐसे ही 16-17 में रूल 2 में से क्वेश्चन आया था। तो देखेंगे रूल 1, रूल 2, इसमें से क्वेश्चन आ ही रहा है अल्टरनेट करके। उसके बाद जो मेन चीज़ें आप देखेंगे, रूल 3 में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये देखेंगे तो रूल 3 के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इस तरीके से इसमें भी रूल 3, 3B, 3C, इसमें बहुत क्वेश्चन आए। यहाँ पे भी रूल 3 3 क्वेश्चन है, इसमें से भी रूल 3 में से आपके 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपके। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे रूल 3 में से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। रूल 3 हो गया, 1 हो गया, 1 में से भी आ रहा है, 2 में से भी आ रहा है, 3 में से भी आ रहा है। 4 का कोई क्वेश्चन मैंने पिछले पेपर में नहीं देखा, तो इसमें से आपका एक भी रूल 4 का क्वेश्चन मुझे नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि रूल हमें 4 करना नहीं है, करना है, लेकिन उसको भी करना है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पता भी होना चाहिए और उसको अच्छी तरह से हमें करना भी चाहिए, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ एनालिसिस हो गया आपका, इसमें देख लिया। अब मैं इसको दिखा देता हूँ रूल वाइज की क्या क्वेश्चन यानी बने। अगर ऊपर वाले रूल्स जो हैं उसके अंदर क्वेश्चंस को हमने मार्क किया तो देख लेते कि कैसे, यानी आपका 1920 के एग्जाम के अंदर शॉर्ट टाइटल के ऊपर जो क्वेश्चन हैं 3 पूछे गए हैं। यानी इसी टेबल में से जो आपका देखें रूल 1 ये है, रूल 1 ये आया हुआ है, रूल 1 ये आया हुआ है। तो इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन जो है, टोटल 7 पेपर के अंदर आपके 3 क्वेश्चन आए। डेफिनेशन के ऊपर भी आपके, यानी फैमिली मेंबर की डेफिनेशन के ऊपर 3 क्वेश्चन आए। जो जनरल यानी रूल 3 है और 3A है, 3B है, इनका टोटल हम देखें तो इसके ऊपर 17 क्वेश्चन आए हुए हैं। 3C के ऊपर 6 क्वेश्चन आए, यानी आपका टोटल अगर इन सबको क्लब करके रूल 3 माने तो आपका 23 क्वेश्चन तो आपके रूल 3 में से ही आ रहे हैं। 4 में से कोई क्वेश्चन नहीं आया आपके रूल 4 में से। आपका रूल जो 5 है यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड और इलेक्शन से रिलेटेड, इसके अंदर से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके से ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन 1 क्वेश्चन आया है, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक में से 3 आए हुए हैं, प्रेस से रिलेटेड में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर 1 क्वेश्चन आया है, एविडेंस बिफोर कमेटी में 2 क्वेश्चन आए हैं। उसके अलावा जो मेन आपका टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सब्सक्रिप्शन वाला, उसमें 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, गिफ्ट के ऊपर 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, प्राइवेट ट्रेड से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो आपका रूल 3 के बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका मूवेबल इमोरल प्रॉपर्टी का है, उसमें रूल 8 में से जो है 18 में से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये क्या है, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स पे जब हम बात करेंगे तो इनके ऊपर स्पेशल फोकस करेंगे, और स्पेशल फोकस में क्या करेंगे, इनके जीआईडीज को भी अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है।
तो ये आपको एक तरह से क्लियरली आइडिया मिल गया कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, लास्ट के जो रूल्स हैं इसमें से क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इसको हम पढ़ेंगे नहीं, इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे भी, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सारे रूल्स को हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। और तो हाउ विल आई प्रोसीड इन दिस टॉपिक, मैंने बता दिया कि हम क्या करेंगे, रूल्स को, जो मेन रूल्स है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजंस यानी जीआईडीज जो है उनको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ब्रीफ में मतलब मेन पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। ब्रीफ में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर या क्वेश्चन पेपर के अंदर वो उतने डिटेल में पूछे भी नहीं जाते हैं, सिर्फ उसका क्रक्स आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए हम उतनी ही बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जिस तरीके से ऊपर मैंने दिखाया कि एक टॉपिक में से 3 क्वेश्चन आए हैं, तो वो उन 3 क्वेश्चन को भी देख लेंगे कि 3 क्वेश्चन में क्या पूछा गया था टॉपिक वाइज। यानी रूल 1 जब हमने पढ़ लिया तो रूल 1 पढ़ेंगे, उसका जीआईडी पढ़ेंगे, और 3 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको भी हम देखेंगे। उसको मैं आपको बताऊँ ये क्वेश्चन आया था, आप अपने आंसर जो है वो कमेंट करके बताएंगे कि इसके ये आंसर हो सकते हैं। ठीक है, और उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने रूल्स को कितना समझा, आपने कितना उसको अप्लाई कर पाया। और क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप डील करेंगे या उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अपना लेवल ही पता चल जाएगा। यानी उसको अगर आप अच्छी तरह से कर पा रहे हैं तो आपका एग्जाम का टॉपिक आपका ये क्लियर होगा या आपने उसको प्रिपेयर कर लिया। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, व्हाट विल यू डू, तो उसके अंदर मेक शॉर्ट नोट्स। जैसे कि मैंने बताया आपको लिखने की हैबिट भी बढ़ानी है, और शॉर्ट नोट इसलिए बनाने हैं क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको, आपने एक बार समझ लिया तो आपको ब्रीफली अगर पता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कब ये इफेक्ट में आया, किन किन के ऊपर ये अप्लाई होता है, अगर ये शॉर्ट नोट्स भी बना लेंगे तो आपको लास्ट में और कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके दोबारा वहां पर जाके एग्जाम में अपना पेपर कर सकते हैं। और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन पेपर्स ओनली। क्वेश्चन पेपर्स ओनली मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, फिर उसके अंदर आप जाके, अभी तो आप रूल वाइज करेंगे जो मैं बताऊंगा, लेकिन आप उसको आगे पीछे इन द सेंस कि जब आपने पूरा टॉपिक कर लिया तो एग्जाम में जिस सीक्वेंस में आया, क्योंकि वहां पे आपका रूल वाइज नहीं आता, वहां पे आगे पीछे कभी रूल 18 को पहले पूछ लिया बाद में पूछ लिया, तो उस तरह की भी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो आपको वहां पे जाके इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर लेना है। तो लिंक मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आप सबको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिंक दे रखा हूं, जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, तो आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन 1, जिसके अंदर हमने बात की इसके ब्रीफली की क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। और तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जब हम बात करेंगे तो स्टार्ट करेंगे रूल 1 से, रूल 1 और 2 करेंगे, और उसके बाद उसके बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, और जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।